हाय, सो ये एक वीडियो नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ऑन फिजिक्स क्लास 12th ऑल फॉर्मूलाज ऑल चैप्टर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो भी कोई बात नहीं, फिजिक्स को कोई भी बदल नहीं सकता। सो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशंस के लिए, नहीं मेरे लिए, मुझे ग्रो होना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय, सो आज के इस चैप्टर में हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स थियरी का भी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ करेंगे और साथ में सारी की सारी फॉर्मूलाज। ये चैप्टर करने के लिए आपको सीरियस नहीं होना है क्योंकि ये चैप्टर पहले से ही हार्ड है। अगर इस वीडियो को भी आपने सीरियस मूड में देखा कि एकदम इंटेंस मूड में, तो फिर तकलीफ होगी। एकदम फ्रैंक हो जाओ, एकदम कैजुअल हो जाओ, एकदम फ्रूटी माजा लेकर पीकर पीते पीते देखो वीडियो को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स स्टूडेंट्स को काफ़ी हार्ड लगता है बट मेरा बचपन इसी के साथ गुजरा है। मैंने कई साल पहले ये पूरा चैप्टर डाला था यूट्यूब पे जब इनिशियल ईयर्स थे। तो अगर आपको पूरा एज इफ थियरी चाहिए तो आप देख सकते हैं, बट अदरवाइज वन शॉट तो बेस्ट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर की शुरुआत होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। वही पढ़ते आ रहे हैं घिसे पिटे 6-7 स्टैंडर्ड से। पहला लॉ है कि द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब अगर ये मेरे स्क्रीन के अंदर इंसिडेंट रे है तो स्क्रीन के अंदर ही रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, स्क्रीन के अंदर ही नॉर्मल बनेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों होंगे सेम। क्या ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है? चांसेस नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट है। सेम तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? अगर मेरी इंसिडेंट रे स्क्रीन के अंदर है, अगर मोबाइल आपका एक प्लेन है तो मेरी रिफ्रैक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगी। और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जिसको हम बोलते हैं μ2/μ1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होगा जब दो मीडियम्स हमारे पास हैं। ठीक है, बेसिक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी नहीं है। उसके बाद आती है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या थी? बेसिकली न्यूटन ने सब कुछ किया था, डिस्कवर जो सक्सेस किया था, तो उसको मन हुआ होगा कि चलो अब लाइट में भी थोड़ा हम कुछ करके देखते हैं, बट वो फेल गया। क्या था इंटेंशन कि जो लाइट है उसमें से क्या निकलते हैं? पार्टिकल निकलते हैं। अगर मेरे घर पे ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट में से अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के क्या निकल रहे हैं? अलग अलग साइज के क्या निकल रहे हैं? पार्टिकल्स निकल रहे हैं। उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया था कॉर्पस्कुलर। तो मुझे कुछ भी चीज़ कैसे नज़र आती है? जब वो मेरे आँखों पे गिरती है। ये था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन वेरी वेरी शॉर्ट, यही है। ओके, दैट्स इट। पार्टिकल्स इलास्टिक हैं, पार्टिकल्स मासलेस हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी, बट मासलेस नहीं। बेसिकली यहाँ पर फेलियर क्या हुआ कि अगर समझो ट्यूबलाइट मैंने चालू की तो उसमें से पार्टिकल्स निकलेंगे। अगर पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो ट्यूब का मास कम हो जाना चाहिए, जो नहीं होता है। ट्यूबलाइट पतली थोड़ी हो जाती है कुछ देर चलने के बाद। एंड इसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टीज थी जैसे कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कुछ भी कॉर्पस्कुलर थियरी समझा नहीं पाई। कॉर्पस्कुलर थियरी से सिर्फ और सिर्फ हम क्या समझ पाए? हम समझ पाए रिफ्लेक्शन, हम समझ पाए रिफ्रैक्शन। ओके, तो इस वजह से ये थियरी फेल गई क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मास ट्यूबलाइट का कम नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। फिर हुई चर्चा कि क्या लाइट एक वेव है? क्या हुईजन ने कहा कि लाइट एक वेव है। कौन सी वेव है? वो है एक लॉन्जिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव है? एक लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव आपको पता होगा, उसको मीडियम चाहिए चलने के लिए। तो हुईजन ने बोला कि हमारा जो पूरा संसार है वो ईथर के अंदर आता है। ठीक है, ये पूरा ईथर है, इसके अंदर हमारा अर्थ आता है। तो बेसिकली ऐसा ईथर एग्जिस्ट करता है। और फिर वेव है अगर, तो फिर वेव के जरिए हम इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन भी प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है। पोलराइजेशन फेल गया हुईजन प्रूव करने में, बिकॉज पोलराइजेशन एक ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है और लाइट हुईजन के हिसाब से थी लॉन्जिट्यूडनल वेव। एंड फाइनली 100 साल एक्सपेरिमेंट चला जिसका फेमस नाम है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। मैंने शायद थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लेक्चर्स में 2019 में कवर किया है, अपलोड किया है शायद से। ओके, सो उन्होंने प्रूव किया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव भी नहीं हो सकती है। देन फाइनली सब साइंटिस्ट ने मिलकर के आगे डिस्कवर किया कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है बाय नेचर और एक साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके,
एंड फाइनली अगर हम देखें लाइट एज अ वेव, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रांसफर्स है नेचर से, उस पर हम वही चीज़ें लगा सकते हैं जो वेव पे लगा सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू d n लैम्डा। फर्दर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, मेरे पास दो मीडियम है, ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2। अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी कम। आसान। तो ये वही फॉर्मूला है, देखो μ2 μ1 इज इक्वल्स टू डी v1 v2। एंड फाइनली अगर लाइट वेव है तो उसकी वेवलेंथ रेंज क्या है, तो 400 से 700 नैनोमीटर की विजिबल लाइट की रेंज है। तो ये देखो बेसिक ये थियरी में लिखा हुआ है तो बहुत भारी लगता है, बट ये 5 पॉइंट ही याद रखो, बस इसको ही लिखते जाना है। यहाँ पूरा ये वेव नेचर देखो, ये 2 लाइन में कवर है, पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, फाइनली आते हैं हुइजन्स थ्योरी। अब हुइजन की ही थ्योरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गई थी, सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल जो वर्ड था उसका एरर था। बट अभी ये टॉपिक एक्स्ट्रा डाला है, एक्चुअली बताऊँ तो ये एक बुक से कॉपी किया है, वो बुक BSc की है, उस बुक का नाम है एस चांद। ओके, ये टॉपिक को डालने का मतलब नहीं था, बट ठीक है। क्या बोला है कि कुछ सोर्सेज होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, ये पूरा टॉपिक कॉपी किया है। मैंने आपको सेमीकंडक्टर की वीडियो में भी बताया था कि एक टॉपिक पूरा कॉपी किया है। कॉपी करने में कोई गलत बात नहीं है, ये लोग कॉपी करते हैं एक पैराग्राफ, फिर बीच का छोड़ देते हैं, फिर तीसरा पैराग्राफ कॉपी करते हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी मर जाती है चीज़ों की। ठीक है, ये एस चांद से कॉपी किया है, एस चांद का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज मतलब जो खुद लाइट एमिट करते हैं, खुद, जैसे जुगनू है खुद लाइट एमिट करता है। ठीक है, वो केमिलुमिनेसेंस से खुद की लाइट एमिट करता है। उसी तरीके से दूसरे सब्सटेंसेस हैं, जैसे सन भी खुद से लाइट एमिट करता है। तो जो सब्सटेंस खुद से लाइट एमिट करते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी सोर्सेस। जो जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। ओके, सेकेंडरी सोर्सेस, सब सेकेंडरी सोर्सेस ही हैं हमारे आसपास। हम ट्यूबलाइट जलाते हैं, हमको घर में टेबल नजर आती है, तो वो लाइट पहले टेबल पर गिरी, टेबल से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख में गई। सो देयर इज नथिंग मच इंपॉर्टेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। ओके, जस्ट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर सेकेंडरी में उन्होंने टर्म्स बताए हैं कि अगर हम किसी को गर्म करें तो एक अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट निकलता है, जैसे टीवी या आपकी मोबाइल स्क्रीन, तो वहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, वहाँ पर कुछ कैथोड रे का यूज़ होता है टीवी में। जुगनू, उसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, तो अलग अलग डिस्टिंग्विशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं वेव फ्रंट की, तो यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक सीरियस हमारा होता है। सो व्हाट इज अ वेव फ्रंट? अभी हमको पता है लोकस, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। लोकस क्या होता है? लोकस होता है आसान भाषा में सांचा। सांचा नहीं समझ रहा है, टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट है, नहीं समझ रहे टेम्पलेट, बस डॉट्स हैं, डॉट्स ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, टेम्पलेट आपका बना हुआ है, आपको जस्ट एक शेप बनाना है। सो लोकस क्या होता है? बेसिकली एक टेम्पलेट होता है मैथमेटिकल वे में अगर हम कहें तो। और किस चीज का टेम्पलेट? जो कि ऑब्जेक्ट हैं सेम स्टेट के। अभी यहाँ से थोड़ा डिटेल जा रहा हूँ। ठीक है, लेवल अभी 1 फ्रैंकनेस, जो भी आप कैजुअल वे में देख रहे थे, फ्रूटी पीते पीते, अभी थोड़ा सीरियस होते हैं। सो व्हाट इज अ वेव फ्रंट? अभी मेरी जो लाइट है, ठीक है, लाइट अभी समझो मेरा एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स से लाइट कैसे निकलेगी? क्या सिर्फ ऊपर निकलेगी, या सिर्फ नॉर्थ साउथ में निकलेगी, या ईस्ट वेस्ट में? तो देखो हर जगह पे लाइट एमिट होती है, हर डायरेक्शन में लाइट एमिट होती है, राइट। मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर सब वेव्स जो है लाइट की, जो जितने भी डायरेक्शन में है, सबकी सब सेम स्टेट में रहें। सबकी सब कौन सी स्टेट में रहें? सेम स्टेट में रहें, या फिर सेम फेस में रहें। तो वो कब होगा? तो वो तब होगा जब मैं फेस कंसीडर करूंगा। फेस क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाइव, आपको पता होगा, एक्स इज इक्वल्स टू दी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बेसिकली अगर मैं एक ये डिस्टेंस कवर कर दूं तो यहाँ पर सब वेव्स एक ही साथ पहुंची हैं, राइट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है नॉर्थ में पहले निकली, साउथ में बाद में निकली। तो बेसिकली यही जो मेरा सर्कल मैंने बनाया है, यही क्या हो जाता है? लोकस, और इसी को हम कहते हैं वेव फ्रंट। इसी को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। और इसी को हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, बिकॉज ये स्फेरिकल है। और इसी पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं, 90 डिग्री लाइंस बनाऊं, तो उनको हम कहते हैं वेव नॉर्मल। तो वन शॉट है, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। वेव फ्रंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसा लोकस हमें बनाना है जिसमें सारी वेव्स हमारी एक ही स्टेट में हो, या फिर एक ही फेस में हो। ओके, एक ही स्टेट में हो या फिर एक ही फेस में हो। तो आपको समझ गया स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट तब बनेगा जब हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है। ओके, क्योंकि उससे सब वेव्स करस्पॉन्डिंगली निकलेंगी एंड वही हमें देगा एक ऐसा स्फीयर।
उसके बाद समझो मेरी रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो आपने 9th और 10th में जो रे डायग्राम्स किए थे आप वहाँ पर कंसिडर करते थे जब हम ऐसे वो मिरर वाले डायग्राम्स करते थे, याद है क्या? ऐसे ऐसे कुछ भी बनाते रहते थे। तो वहाँ पर जब भी हम इन्फिनिटी से रेज लेते थे तो हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे कि पैरेलल रेज आ रही हैं, राइट। इन्फिनिटी से अगर लाइट दिखानी थी तो हम क्या दिखाते थे? पैरेलल रेज। तो यस, अगर आप इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं आपकी, तो बेसिकली उससे एसोसिएटेड जो वेव फ्रंट है उसको हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ये रेज बनाने की जगह हम ऐसे प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं, जो इंडिकेट करता है कि बंच ऑफ रेज हमारा आ रहा है। ओके, और अगर एक आपकी रे है जो कि दोनों साइड लाइट छोड़ रही है, यहाँ पर भी लाइट छोड़ रही है, यहाँ पर भी लाइट छोड़ रही है, दोनों साइड, लेफ्ट में भी लाइट छोड़ रही है, राइट में भी लाइट छोड़ रही है, तो बेसिकली उसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बिकॉज उसके अक्रॉस आप ध्यान से देखो तो एक सिलेंडर बना सकते हो। ओके, पूरा सिलेंडर के फॉर्म में वो लाइट छोड़ी। एग्जाम्पल तौर पे ट्यूबलाइट क्या है? एक सिलेंडर है ना। शेप देखो ना ट्यूबलाइट का, दो एंड्स ऐसे हैं और बीच से यहाँ पर ऐसे है, ऊपर भी लाइट देती है, नीचे भी लाइट देती है, ऊपर भी लाइट देती है, नीचे भी लाइट। सो बेसिकली इस तरीके से 3 वेव फ्रंट है। अगर पॉइंट है तो स्फेरिकल, अगर इन्फिनिटी है तो प्लेन, अगर दोनों साइड है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, इसी में हम वेव नॉर्मल भी बनाते हैं, राइट। वेव नॉर्मल जस्ट 90 डिग्री आपको लाइन्स बनाते जानी है, नथिंग एल्स। ओके, आगे बताता हूँ वो भी। फाइनली आता है हुइजन्स का प्रिंसिपल, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अनुसार जो भी पॉइंट है वेव फ्रंट पे, जो भी पॉइंट है हमारी वेव फ्रंट पे, वो एक्ट करती है एज अ सेकेंडरी सोर्स। वो कैसे एक्ट करती है? एज अ सेकेंडरी सोर्स, और वो वाइब्रेशंस को आगे भेजती है। ठीक है, जो भी पॉइंट है हमारी वेव फ्रंट पे वो कैसे एक्ट करती है? एज अ सेकेंडरी सोर्स, और वो वेव फ्रंट को आगे के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। थोड़ा समझाता हूँ, ये बहुत रफली बता दिया। एग्जाम्पल तौर पे अगर समझो मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट हम कैसे बनाते हैं? कुछ ऐसा बनाते हैं, राइट। तो ये 3 डायमेंशनल है। अभी समझो मुझे इसको 2 डायमेंशनल बनाना है तो मैं एक लाइन बना दूंगा, ठीक है। सो ये प्लेन वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट रहेंगी, समझो मैं 3 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, A, B, C, ठीक है। सो हर पॉइंट कैसे एक्ट करेगी? हर पॉइंट एक्ट करेगी एज अ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स मतलब वो खुद आगे लाइट प्रोपोगेट करेगी। बट ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या बनाया है? यहाँ पर मैंने बनाया है पॉइंट। पॉइंट मतलब वो कौन सा वेव फ्रंट हो गया? पॉइंट मतलब हो गया हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर क्या बनाएंगी? अपना अपना सब स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी, ठीक है। ये क्या हो रहा है मैं समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसी पे अगर मैं एक लाइन बना दूं तो वो हो जाएगी मेरे जो नेक्स्ट वेव फ्रंट मेरा बना। एंड वापस इस पे 3 पॉइंट बनाऊंगा, वापस इनके स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट हो रहा है। इसमें एक लूप है। लूप ये है कि जो स्फीयर हम बनाते हैं वो स्फीयर सिर्फ आगे के डायरेक्शन में ही कंसीडर किया जाता है, पीछे के डायरेक्शन में नहीं। क्योंकि अगर मैंने ये वेव फ्रंट बनाया है तो मैं इस पे स्फीयर बना रहा हूँ, तो मैं वेव फ्रंट देखो नेक्स्ट वाला मैंने राइट साइड बनाया, लेफ्ट साइड नहीं बनाया, बिकॉज बैक डायरेक्शन में हमारे वेव फ्रंट इफेक्टिव नहीं होते हैं। अभी इसको छोड़ दो, अभी यहाँ पर मेरा सुनो। ये क्या किया हमने? बेसिकली क्या किया? ये बेसिकली वो है, हम पानी में पत्थर डालते हैं। पत्थर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं? ओवरऑल वाइब्रेशंस आगे के डायरेक्शन में बढ़ते हैं, बरोबर। डायरेक्शंस कौन से डायरेक्शन में, वाइब्रेशंस कौन से डायरेक्शन में बढ़ते हैं? आगे के डायरेक्शन में। कभी भी हमने ये नहीं देखा है कि मैंने पानी डाला और सब मेरे तरफ आ रहा है पानी, ऐसा कभी नहीं देखा है। आप नहीं देखा है तो बाल्टी में कुछ भी घर पे डालो और देखो वाइब्रेशंस बाहर जा रहे हैं कि अंदर आ रहे हैं। तो हम हमेशा क्या देखते हैं? वाइब्रेशंस बाहर जाते हैं। तो बिकॉज बाहर जाते हैं तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। हुइजन ने ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बोला कि जो पीछे के वेव फ्रंट हैं, जो पीछे के स्फेरिकल वेव फ्रंट हैं, वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। रीजन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये प्लेन वेव फ्रंट और ये सब क्या बन रहा है? ये एक थियरी है कि लाइट किस हिसाब से प्रोपोगेट कर रही है। ओके, ये थियरी है। इमेजिन करो यहाँ पर जो लाइट गिर रही है मेरे ऊपर, तो इंस्टेड ऑफ लाइट मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि वेव फ्रंट्स ऐसे ऐसे करके मेरे ऊपर गिर रहे हैं। ओके, नथिंग एल्स। ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ओके, ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है क्योंकि ये खत्म नहीं होता है टॉपिक। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। अब ये डेरिवेशन है, अगेन इस डेरिवेशन के लिए 24-25 मिनट लगते हैं। पिछले 2 साल में वीडियोस डाली है मैंने, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ वही बताऊंगा, आपको याद क्या करना है। आपको जस्ट इस डेरिवेशन में ज्योमेट्रिकली, कैसे ज्योमेट्रिकली 2 ट्रायंगल बनाने आने चाहिए, दैट्स इट। ध्यान से, ज्योमेट्रिकली क्या करना है? 2 ट्रायंगल बनाने आने चाहिए बस। उन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। अभी मैंने बोल दिया, अभी बुक में जाके देखो जस्ट आप
दो ट्रायंगल आपको बनाने हैं, जस्ट उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर हमको बोलना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लेक्चर की स्टार्ट की थी आज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो उसमें सेकेंड लॉ यही था, तो यही प्रूव करना है। लोग डर जाते हैं इसमें, क्या हो रहा है यहाँ पर एक सरफेस है, ठीक है। अब लाइट इमेजिन करनी है, लाइट कैसे आ रही है मेरी, आ रही है इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, इन्फिनिटी से आ रही है, तो कैसे आएगा, प्लेन के फॉर्म में आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आती जा रही है। अब क्या होगा यहाँ पर ये लाइट टच हुई, तो ये सोर्स यहाँ पर टच हो गया, तो ये अभी कैसे बन जाएगा, खुद को समझेगा कि मैं एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हूँ, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से यहाँ पर एक रेडियस बनाना चालू कर देगा स्फीयर का, फिर धीरे धीरे ये वाली पॉइंट्स पहुंचते जाएंगे और वो भी अपना अपना स्फीयर बनाते जाएंगे। तो उस तरीके से हमको एक स्फीयर को अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं, यहाँ पर अलग अलग स्फीयर्स ऐसे बनते चले जाएंगे। बहुत फास्ट जा रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है, बट वन शॉट है, अदरवाइज 25 मिनट्स इसको लगेगा। हर पॉइंट अपने अक्रॉस ऐसे ऐसे यहाँ पर एक स्फीयर बनाते जाएगी, एंड जब उनको हम ऐसा टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है, जब उनका टेंजेंट बनाएंगे, यहाँ पर वैसा टेंजेंट बनेगा, तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, बिकॉज जो कि सही बात है, वेव आई ऐसे इस डायरेक्शन में और गई ऐसे, जो कि सही बात है, रे ऐसे आती है ऐसे जाती है, तो ये हो जाएगा फिर हमारा यहाँ से वापस जाने का डायरेक्शन। तो बीच में आपको ज्योमेट्रिकली दो ट्रायंगल बनाने हैं एंड उस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। बात करें रिफ्रैक्शन की, सेम लॉजिक, एक वेव फ्रंट ऐसा आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, कैसा जाएगा, कुछ ऐसा, अगेन दो ट्रायंगल कंसीडर करके आपको ये प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, लिंक टूट जाएगी और कोई भी बात नहीं है। उसके बाद ये टॉपिक एक नया डाला है, डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ, बट इन्होंने गलती कर दी है, इन्होंने टॉपिक का नाम दिया है डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ, बट बाद में फिर ये लोग ने चर्चा की है फ्रीक्वेंसी की रिजल्ट में, तो इस वजह से ये टॉपिक मैं थोड़ा अलग वे में ले रहा हूँ। इसका आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये लोग ने करना क्या चाहा है, इन लोगों ने जस्ट ऐसे किया है कि एक आप मीडियम 1 ले लो, ठीक है, आपको पता है v इज इक्वल्स टू डी एन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डी वी बाय एन। सो एक मीडियम को वैक्यूम कंसिडर करो, एक मीडियम को वैक्यूम कंसिडर करो, तो वैक्यूम है तो फिर v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा c, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट की, तो ये हो गया मेरा c, ये हो गया मेरा f। सो दिस इज माई मीडियम 1 विच इज वैक्यूम। एक मीडियम नॉर्मल कंसीडर करो, दोनों की वेवलेंथ को डिवाइड कर दो, दोनों की वेवलेंथ को डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, तो आपको क्या बचेगा, c बाय v। c बाय v क्या होता है, c बाय v अगर आपको याद हो, आज ही के लेक्चर में पीछे मैंने बताया, ये है v1 बाय v2, तो इसके करस्पॉन्डिंगली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा μ2 बाय μ1, और उसी μ2 बाय μ1 को हम क्या बोलते हैं, μ ऑफ 2 बाय 1, या फिर उसी को बोलते हैं n। तो देखो बहुत उन्होंने फास्ट में दिया है टेक्स्ट बुक में, इवन एक्सप्रेस भी नहीं किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो टॉपिक था वेवलेंथ से रिलेट करना, बट वो फ्रीक्वेंसी के उधर लेके गए। लास्ट की रिजल्ट पढ़ो, वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, अरे टॉपिक तुमने कुछ और बोला था बुक में। ओके, सो कुछ भी ज्यादा नहीं है, एज इफ हाँ वही रिलेशन है जो पहले बताया है। क्या रिलेशन है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी को। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी को, और जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं तो वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। दैट्स इट। ओके, यही है कि मीडियम 1 समझो हमारा एयर है, तो वेवलेंथ के बीच में इतना इतना डिस्टेंस है। मीडियम 2 समझो वाटर है, तो अभी समझो इधर 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, बट इधर 1 सेकंड में उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो वेवलेंथ की भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, वेव की लेंथ में, यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कम हो गया। सो दैट्स इट। ये टॉपिक नहीं है, मजे का नहीं दिया है, मैं कभी जब फुल वीडियोस बनाऊंगा तब अच्छे से करा दूंगा। बाकी एज फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस कि जो वेवलेंथ का रेशियो है वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। बात करते हैं पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन बेसिकली क्या होता है, अब जब सन ग्लासेस बनते हैं यहाँ पर, तो सन ग्लासेस का कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, जो महंगे वाले रहते हैं उनमें महंगा पोलराइड यूज होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड पोलराइड? पोलराइड का मतलब क्या है, रेस को ब्लॉक करना। रेस को ब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ मटेरियल यूज करके, कुछ फिजिक्स यूज करके। हमारे ऊपर डिपेंड है हमको कितना रेस को ब्लॉक करना है। समझो मेरा एक घर है, मुझे वहां पर बालकनी चाहिए, मुझे बालकनी ऐसी चाहिए कि अंदर कोई झांक नहीं पाए, तो मैं महंगा वाला पोलराइड लूंगा जिसमें से मेरी रेस फुल ब्लॉक हो जाएंगी। तो आपने ऐसे कांच देखे होंगे शादी हॉल्स, मैरिज हॉल्स में, कि कांच का दरवाजा है बट अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। सो वही है पोलराइड। कार देखो, एमएलए लोगों की गाड़ी रहती है, काला कांच, अंदर कोई दिखता ही नहीं है। ओबामा की गाड़ियां, किसकी भी सेलिब्रिटीज की, काला कांच, वो क्या है, फुल पोलराइड, 100% पोलराइजेशन। ओके, कुछ भी लाइट रेस अंदर आ ही नहीं सकती, पास ही नहीं होने देते हैं।
ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइड। सनग्लासेस क्या है? पोलराइड हैं, बट जो हमारे 150-200 के मिलते हैं सनग्लासेस, उनमें पोलराइड बहुत कम रहता है परसेंटेज वाइज देखें तो। ओके, वो बहुत कम रेस करते हैं पोलराइड। इधर ही आप अगर थोड़ा ब्रांडेड में जाओगे 1500-2000 तक का लोगे सनग्लास, तो वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो वहां पर सनलाइट अंदर नहीं आ पाती, आपको लिटरली कुछ भी जीरो फील होता है। सो दैट इज ऑल जस्ट अबाउट पोलराइड। एप्लीकेशन वाइज देखें तो चीजें बहुत अच्छी हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन समझ गए आपको। अनपोलराइज्ड लाइट, देखो लाइट हमारी हर डायरेक्शन में, उप्स कहाँ थे हम, आगे आ गए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लाइट हमारी देखिए हर डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, हर डायरेक्शन में, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ हर डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी। पोलराइड क्या करता है, एक डायरेक्शन को कट कर देता है। एग्जाम्पल तौर पे लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो बेसिकली लाइट कैसे घूमती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, 90 डिग्री का एंगल। तो लाइट क्या करता है, एक एक्सिस को कट कर देता है। तो बेसिकली इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंटेंसिटी हो जाती है कम। तो वही तो मैं कह रहा हूं, धूप नहीं आ पाती है अंदर। तो अनपोलराइज्ड लाइट मतलब क्या, जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। ये डेफिनेशंस में काम आ सकता है, नथिंग एल्स। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऐसा है, आप समझो एक रोप है आपके पास और आपके पास एक विंडो है, ठीक है। तो अगर आप दोनों खिड़कियां ऐसे रखोगे सीधी, ठीक है, दोनों खिड़कियां सीधी रखोगे और उसमें से रस्सी पास करोगे, तो रस्सी देखो वाइब्रेट हो पाएगी वहां से अच्छे से। ओके, बट इमेजिन करो आपने एक को ऐसे इन्वर्स कर दिया, तो अब वो वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। उधर एंटी नोड बनने के लिए जगह चाहिए, राइट, ये ऊपर का पीक आने के लिए जगह चाहिए, बट आपने यहाँ पर ऐसा कर दिया तो यहाँ पर वेव आगे कुछ आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है पोलराइजर का। ओके, मेरे पास थे पोलराइजर, बट अब मिलेंगे नहीं, आपको पता है इंडियन थिंग्स रख के भूल जाते हैं। ओके तो थे मेरे पास पोलराइड, प्रैक्टिकल्स में मैं दिखाता था। ओके, सो यहाँ पर कंसीडर करते हैं, समझो एक इलेक्ट्रिक वेव है हमारे पास, E is equals to E naught sin of kx minus omega t, which is equivalent to x is equals to a sin of omega t plus or minus kx, ठीक है। डायरेक्शन कोई भी लो, यहाँ पर प्लस और माइनस लिया है, मतलब वेव जा रही है हमारी पॉजिटिव साइड में। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, आपको पता होगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एज पर पोलराइजर, मैंने आपको क्या कहा, जो हमारी वेव है वो अनपोलराइज्ड रहती है, सब डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है, बट हमारा पोलराइजर क्या करता है, कोई एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे फोकस करता है, एक पर्टिकुलर वेव पे। या तो इसको कैंसिल कर देगा तो सिर्फ ये वेव बचेगी, या तो इसको कैंसिल कर देगा सिर्फ ये बचेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली इमेजिन करो पोलराइजर मेरा डील कर रहा है कॉस वाले कंपोनेंट से। समझो ये मेरी फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है ई कॉस ऑफ थीटा, दूसरा है ई साइन ऑफ थीटा। तो मेरा पोलराइजर समझो डील कर रहा है इससे। सो इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी E0 कॉस ऑफ थीटा से। ओके, थीटा कितना हो सकता है, थीटा हो सकता है 0 से 180, क्योंकि कॉस की वैल्यू वहीं से हो सकती है 0, 90, 180। अगर इसका हम निकालें एवरेज, तो एवरेज वैल्यू क्या मिलती है, एवरेज वैल्यू मिलती है हमको हाफ, क्योंकि अल्टीमेटली ये पीक क्या हो गई, ये पीक समवॉट इक्विवेलेंट है इस पीक के, और इस पीक का अगर आप एवरेज निकालें तो कितना मिलेगा, एवरेज मिलेगा हाफ। तो बेसिकली हमारा किससे है एवरेज डील, फाइनल इंटेंसिटी हमारे आ जाती है इसके बराबर, बिकॉज एंगल 0 से 180 डिग्री ही हो सकता है गिरने का रे के, ठीक है, क्योंकि लाइन है ऑफ कोर्स। सो इंटेंसिटी ऑफ एन अनपोलराइज्ड वेव रिड्यूसेस बाय हाफ आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइज। यही तो मैं कई देर से बता रहा था कि धूप अंदर नहीं आ पाती है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। पोलराइजर महंगा लोगे तो उसमें इंटेंसिटी और फिल्टर होके आएगी। ओके, उसके बाद बस वही है, अभी वो जो फर्स्ट पोलराइजर से हमने पास किया, ठीक है, दो पोलराइजर रखते हैं ना, ये एक हुआ ये दूसरा हुआ। मैं आपको बता दूं काम कैसा करता है ये। जब आप 90 डिग्री पे रखें दो पोलराइड तो हमारा वेव 0 हो जाता है, ठीक है। जब आप 90 डिग्री, मतलब ये एक पोलराइड है मेरा, ये दूसरा पोलराइड है, कांच के मिलते हैं, ठीक है, आप जाके देख भी सकते हो। जब आप ऐसे रखेंगे इनको तो आपके लाइट कुछ भी पास नहीं होगी। तो जो महंगे वाले कांच होते हैं उनमें ऐसा रहता है, और जो अपन सस्ते वाले यूज करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा रहता है, दोनों के बीच में एंगल, यानी कि एंगल 10 डिग्री रहता है। जो आप लोग खरीदते हो ना 100-150 वाले सनग्लासेस, उनके बीच में बस दो कांच रहते हैं कुछ इतने एंगल पे, ठीक है, तब आपको हल्का हल्का वहां से फिल्ट्रेशन होके आता है। तो यहाँ पर भी बस यही कहा था कि अब फर्स्ट पोलराइजर से जो वेव आ गई वो तो मेरी हो गई E1 cos of थीटा, राइट, जो यहाँ पर मैंने लिखा है।
ओके, इसको E10 नाम दिया है। अभी सेकंड पोलराइजर से वापस वही, सो सेम लॉजिक लगाया है एंड फाइनली एक लॉ बनाया है जिसको हम कहते हैं मालूस लॉ। ओके, जस्ट कॉन्सेप्ट यही था, आप इसके बाद रीड करें चैप्टर को, सब समझ में आ जाएगा। ओके, ये I1 क्या है? I1 यही है जो पहले वाली इंटेंसिटी थी। ओके, दिस वन I1 जो फर्स्ट पोलराइड से निकली, एंड cos स्क्वायर थीटा तो हर बार आएगा ही आएगा बिकॉज वो एक ही कंपोनेंट को हम वो कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पर आता है ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है, मालूस लॉ में मुझे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पोलराइजर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे फिल्टर लगा होता है, समझो सीधा सीधा सीधा। ओके, ऐसे। ओके, तो अभी इसमें से क्या होगा, जो भी मेरी वेव जाएगी, वेव हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है मेरी, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी, तो कौन सी वेव सिर्फ बाहर निकलेगी? जो इसके साथ ही फिल्टर हो पाए, यानी कि जो मेरी वेव होगी वो भी अब ऐसे ही वाइब्रेट करेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसा है और ये ऐसा रख दिया तो सारी वेव कट जाएगी, कुछ बाहर ही नहीं निकलता है। ओके, ये है P1, ये है P2। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ यूजुअली, मुझे गिल्ट महसूस हो रहा है, बट वन शॉट है, मैं नहीं ले सकता यार, वन शॉट भी 2 घंटे का बन जाए तो मज़ा नहीं आता है। फाइनली आते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो वायरल हुई थी यूट्यूब पर, आज भी रैंक 5 के अंदर आती है। उसमें मैंने मस्ती की थी, 4.5 या 3.5 मिनट में लॉ ख़त्म किया था, उसमें भी 2 मिनट तो मस्ती की थी क्योंकि तभी के दिन थे 2018 के। सो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है कंप्लीटली पोलराइज्ड और रिफ्रैक्टेड रे होती है पार्शियली पोलराइज्ड। यही है स्टेटमेंट ऑफ ब्रूस्टर लॉ। एट पर्टिकुलर एंगल कॉल्ड एज ब्रूस्टर्स एंगल, मेरी जो इंसिडेंट रे जो अनपोलराइज्ड है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है कैसे दिखाते हैं हम? डॉट भी दिखाते हैं और एरो भी दिखाते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। कंप्लीटली पोलराइज्ड मतलब हम क्या दिखाते हैं? डॉट, कि वाइब्रेट देखो एक ही डायरेक्शन में है, दूसरा कुछ है ही नहीं। पार्शियली पोलराइज्ड में मतलब हम दिखाते हैं एरो के ऊपर भी वाइब्रेट हो रही है, नीचे भी वाइब्रेट हो रही है। सो ये सिंबल्स हैं, इसको आपको डायग्राम बनाते वक्त ध्यान देना है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर अगर मैं ये लाइन कंसीडर करूँ, ये वाली सेक्शन, इस बार देखो बुक में बहुत फास्ट दिया है, मैं यहाँ पर मैं आपको कट करके बताता हूँ। ये समझो लाइन कंसीडर करें आप, तो ये एंगल कितना होगा? सो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो जाएगा सेम एंगल, राइट? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दोनों सेम है। ये एंगल बनता है 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और ये क्या है? ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज थीटा। तो ये 90 वहां चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस क्वांटिटी। एंड बुक में आपको डायरेक्टली ये गिवन है, बट आया कहाँ से? आया वो ये लाइन के जो भी एंगल्स हैं उनको हमने कंसिडर किया। सो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? पहली चीज, रिफ्लेक्टेड रे रहेगी कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड रे रहेगी पार्शियली पोलराइज्ड। सेकंड चीज, दोनों के बीच का एंगल रहेगा 90 डिग्री। ओके, उसके बाद एक डेरिवेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन ऑफ आई अपॉन में आर। आरपी यहाँ से हमको क्या मिलेगा? ये देखो आरपी यहाँ से क्या मिलेगा? आरपी मिलेगा 90 माइनस ब्रूस्टर्स एंगल, डाल दो यहाँ पर 90 माइनस ब्रूस्टर्स एंगल या फिर इंसिडेंस, दोनों सेम ही है, जो कि हो जाएगा कॉस, एंड फाइनली आपको मिलेगा tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल। So the tangent of the polarizing angle is equal to refractive index of the medium at which partial reflection takes place। इसी फॉर्मूला को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो ये एक और स्टेटमेंट बन के आ जाती है। ओके, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इंटरफेरेंस। तो यहाँ से चैप्टर हमारा जाएगा दूसरे लेवल पर। इंटरफेरेंस क्या होता है? बेसिकली इंटरफेरेंस मतलब अगर दो लाइट वेव्स हैं हमारी और दोनों इंटरफेयर कर रही हैं, दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं और एक ही रास्ते पे, तो वो इंटरफेयर करती हैं। तो कभी इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव, यानी कि एक दोनों वेव का क्रैश साथ में है तो देखो हमें बड़ी वेव मिलेगी। कभी कभी होगा डिस्ट्रक्टिव, समझो ऐसे वेव गई तो हमें रिजल्टेंट कुछ भी नहीं मिलता है। सो दैट इज ओनली कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। बट उसी के साथ क्या होता है? हमें एक पैटर्न मिलता है। ठीक है, इंटरफेरेंस का एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलता है। अगर दो वेव्स इंटरफेयर करती है तो हमें एक पैटर्न मिलता है। पैटर्न में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में। उसके पहले आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ पर आप एक 2 स्लिट कंसीडर करें, यहाँ पर स्क्रीन रखें और यहाँ से आप सोर्स पास करें। ठीक है, स्लिट मतलब क्या होती है? बहुत छोटी साइज की स्लिट होती है। ठीक है, बहुत छोटी साइज की स्लिट मतलब आपके हाथ में भी रहेगी। हाथ अपना टाइटली बंद करें, टाइटली बंद करेंगे तो देखो एक छोटी सी ओपनिंग रहेगी, उसी ओपनिंग को हम कहते हैं स्लिट। मेरी स्लिट हाथ की यहाँ पर है, सबके पास एक नेचुरल स्लिट होती है। सो बेसिकली लॉजिक ये है कि यहाँ पर आप सोर्सेस ऑफ लाइट रखें S1 और S2। ठीक है, S1 और S2 सोर्सेस ऑफ लाइट रखें एंड लाइट यहाँ से पास करें तो यहाँ पर इंटरफेयर होगी, तो यहाँ पर हमारा पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। सो ये बेसिक है एकदम। ठीक है, बट यहाँ पर बहुत सारे एरर होते हैं।
ओके, एरर क्यों होते हैं? क्योंकि सोर्स S1 और सोर्स S2 की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। इंटरफेरेंस के पैटर्न कैसे मिलता है वो भी दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न, मैंने देखा है BSc में भी MSc में भी। इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस पैटर्न। जो मैंने 2018 में वीडियोस डाली है उसमें आपको जापान का एक्सपेरिमेंट दिखाया है, हुआ तो लिंक छोड़ता हूँ, देख लेना नीचे। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होती है। देखो ये है एक ब्राइट फ्रिंज, ये है एक डार्क फ्रिंज, ये है एक ब्राइट फ्रिंज, ये है डार्क फ्रिंज, ये है ब्राइट फ्रिंज, ये है डार्क फ्रिंज, ये है ब्राइट फ्रिंज, ये है डार्क फ्रिंज, ये है ब्राइट, ये है डार्क, ये है ब्राइट फ्रिंज। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। फ्रिंजेस हैं, फ्रिंजेस समझ रहे हो? फ्रिंजेस मतलब ब्राइट लाइट की एक स्ट्रिप, फिर एक डार्क लाइट की एक स्ट्रिप, फिर एक ब्राइट लाइट की, फिर एक डार्क लाइट, और सबकी जो विड्थ है वो सेम रहती है, जिसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ, जिसको हम बोलते हैं x से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? x से हम डिनोट करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इंटरफेरेंस पैटर्न। बट इतना इजीली नहीं मिलता है, कुछ कंडीशंस हैं। तो वो देखो कंडीशंस आपके बुक में हैं, कंडीशंस फॉर अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो सबसे पहली बात, सोर्सेस जो हैं, दो सोर्सेस नहीं होने चाहिए, स्लिट दो होनी चाहिए। देखो इंटरफेरेंस कब होगा? इंटरफेरेंस तभी होगा जब दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी। तो दो वेव्स इंटरफेयर करने के लिए अगर आपने दो सोर्सेस लिए तो इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होता है। ओके, तो बेसिकली क्या करें हम? तो हम क्या करते हैं, हम एक ही सोर्स लेते हैं, बीच में उसको रख देते हैं। अगर बीच में सोर्स लग दिया तो देखो वो बन जाएगा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट के हिसाब से वो कुछ ऐसे वेव निकालेगा। तो बेसिकली यहां से भी लाइट घुसेगी, यहां से भी लाइट घुसेगी। ओके, तो सबसे पहली बात, क्या हम दो सोर्सेस कंसिडर करते हैं? आंसर है नहीं। हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स कंसीडर करते हैं। इस वर्ड को, या ये जो फिनोमेनन था, इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब दो सोर्सेस आपस में कोहेरेंट होने चाहिए, यानी कि उनका पाथ डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या तो एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके जगह हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स यूज करते हैं। तो होता क्या है, फिर हमको लगता है कि ये दोनों वर्चुअल सोर्स है, मतलब ऐसा फील होता है कि दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, बट असल में हम देखो एक ही सोर्स यूज करते हैं। अगर आपने बुक में ध्यान से पढ़ा हो, देखो लॉयड्स मिरर करके कॉन्सेप्ट है। लॉयड्स मिरर क्या है? एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर हम एक ही लाइट फेंकते हैं, तो जो लाइट डायरेक्ट गिरती है वो एक सोर्स बन जाती है। कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, तो हमको क्या लगता है, जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है हमको लगता है कुछ यहाँ पर दूसरा सोर्स है। तो है एक ही सोर्स, बट अपीयर ऐसे होता है कि S1 अलग है और S2 अलग है, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो सेम लॉजिक लगता है यहाँ पर। सेकेंड चीज, ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होना चाहिए। डिस्टेंस बहुत बड़ा होना चाहिए, 1 मीटर मिनिमम होना चाहिए। थर्ड चीज, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होना चाहिए, मिलीमीटर्स में होना चाहिए। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखो, यही कोहेरेंट कंडीशंस हैं। कोहेरेंट मतलब दो सोर्सेस नहीं, एक सोर्स जिनका पाथ डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा या जीरो रहेगा। सोर्सेस मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। पता चला आप पूरा व्हाइट लाइट लेके बैठे हो तो डिस्पर्जन चालू हो जाएगा। एम्पलीट्यूड उनका सेम होना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि एक वेव ऐसी रहे दूसरी वेव ऐसी रहे, नहीं, स्टेडी, मुझे अच्छा पैटर्न चाहिए। डी जो है वो डी से बड़ा होना चाहिए। डी मतलब ये डी होना चाहिए 1 मीटर, सोर्स और स्क्रीन के बीच का। ये डी स्लिट्स के बीच का, ये होना चाहिए स्मॉल डी। स्लिट्स होनी चाहिए नैरो, बिकॉज तभी हमारी लाइट इंटरफेयर होगी, घुसेगी अंदर, और सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो ये हैं कंडीशंस फॉर द स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ये कंडीशंस फॉलो की तभी हमको ऐसा पैटर्न यहाँ पर मिलता है। सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस, ओके, इन शॉर्ट। उसके बाद आती है डेरिवेशन, जिसमें हम यहाँ पर कुछ पैटर्न कंसीडर करते हैं। देखो इंटरफेरेंस कब होगा, जब पाथ डिफरेंस होगा। तो मैं कंसीडर करता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर P। यहाँ पर मैं सेटअप बता देता हूँ आपको कैसा है। तो यहाँ पर सेटअप हमारा कुछ ऐसा है। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट P। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं S1 जो कि यहाँ से है। यहाँ पर कंसीडर करते हैं हम S2। तो देखो S2 को ज़्यादा रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर होगा। पाथ डिफरेंस होगा तो इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा तो हमको कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पर मिलेगा। सो बीच की एक पॉइंट है O, और ये यहाँ पर लाइन बना देता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है D/2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है D/2, क्योंकि S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस D है, तो वो डिस्टेंसेस हो जाते हैं D/2। O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है हमारा पूरा का पूरा X या फिर Y, जैसे भी आपके बुक में है, एंड दैट्स इट। यही लॉजिक है। तो अगर मुझे यहाँ से चाहिए डिस्टेंस S2, इस पॉइंट से लेके P तक डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, Y + D/2, बिकॉज ये D/2 है। अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए तो फिर मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर मैं बताता हूँ कुछ, शायद बताता हूँ, रुको। ओके, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, वहाँ से समझ जाए। हाँ,
ओके, लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। सो बेसिकली ये है फाइनल डायग्राम, जो भी मैंने आपको पीछे समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पर ये है y। सो दैट्स इट। हम पैथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम से मुझे क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा S1 और दिस वन S1, यहाँ पर एक पॉइंट दे दो MP, राइट। यहाँ पर पैथागोरस लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है d प्लस ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी तरीके से नीचे वाला ट्रायंगल देखोगे तो PS2 एंड यहाँ पर समझो n। सो यहाँ से पैथागोरस थ्योरम, तो देखो आपको यही मिलेगा जो नीचे लिखा है। इनको ब्रैकेट्स को खोलो, सब चीज़ें कैंसिल होती जाएंगी, डायरेक्ट स्टेप से आपको मिलेगा डिस्टेंस 2y_d। और ये है समवॉट इक्विवेलेंट टू a² माइनस b², जिसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में। S2p S1p एक्चुअली देखें तो लेटरल लेंथ्स हैं, राइट, बट उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो हम उनको अप्रॉक्सीमेटली d के बराबर ही लेते हैं। मतलब वो d इतना बड़ा है और वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा वो 2d, सो 2 और 2 कैंसिल। सो बेसिकली पाथ डिफरेंस मुझे मिलता है इक्वल्स टू दी xd/d के। अभी पॉइंट मेरी हो सकती है या तो ब्राइट या तो हो सकती है डार्क। ब्राइट पॉइंट कब होगी, जब इंटरफेरेंस में मेरा पाथ डिफरेंस होगा इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। डार्क कब होगी, जब डार्क कब होगी, जब मेरा पाथ डिफरेंस होगा ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, राइट। ये सब चीज़ें हमने की हैं पहले भी, 2 साल से कराया है एटलीस्ट मैंने तो। सो दैट्स इट। अभी वही जो हमारा पाथ डिफरेंस है, ये हमको इसके इक्वेट भी करना है और इन दोनों के इक्वेट भी करना है। तो जब मैं ब्राइट पॉइंट कंसीडर करूंगा तो मैं इवन मल्टीपल मतलब एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकम्स इवन। सो ये हो जाएगा 2n λ/2, 2 कैंसिल, मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगी। अगर ऑड की बात करूं तो ऑड के इक्वेट करो तो आपको फिर ये फॉर्मूला मिल जाएगी। तो सवाल है क्या ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिर्फ इंटरफेरेंस में यही है, x इक्वल्स टू λ/d फ्रिंज विड्थ की। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर फ्रिंजेस कंसीडर करेंगे कि फ्रिंज की विड्थ क्या है। फ्रिंज की विड्थ कैसे मिलेगी, अभी समझो ये है मेरी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और इसी के बाजू में है समझो डार्क फ्रिंज। तो हम इसको माइनस करेंगे इससे, यानी कि ये जो इसकी लेंथ है उसको माइनस करेंगे उससे, तो हमें टोटल फ्रिंज की विड्थ मिलेगी। समझ रहे हो, एक लेंथ मैंने ली यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरी लेंथ मैंने ली यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा। तो इस वजह से पहली लेंथ है xn, समझो पहली फ्रिंज, फिर ले लिया xn+1, n की जगह डाला x+1, यानी कि ये इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे इनकी विड्थ मिल जाएगी। ध्यान से देखो n और n कैंसिल हो जाएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू λ/d। नहीं यहाँ पर नहीं, सॉरी यहीं मिला है, x इक्वल्स टू λ/d, यहाँ पर लिखा है। सो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है चैप्टर में, और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं ज्यादा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगर मेरी समझो ऑड है फ्रिंजेस, ऑड में भी देखो वही करेंगे लॉजिक, m के जगह m+1 माइनस करो, वापस वही आंसर। ओके, कोहेरेंट कैसे बनाए, लॉयड्स मिरर मैंने समझा दिया। बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, 2 हम प्रिज्म लेके उनको मर्ज कर देते हैं जिनका एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल सिर्फ 1 डिग्री है, उनके थ्रू हम लाइट पास करेंगे एक ही सोर्स रख के। तो एक ही सोर्स रख के लाइट पास करेंगे तो ऐसे अपीयर होगा कि लाइट यहाँ से आ रही है और रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आ रही है, तो अपीयर ऐसे होगा कि 2 सोर्सेस हैं। ओके, सो ये भी एक वे है कोहेरेंसी जनरेट करने का। आते हैं डिफ्रैक्शन से। यहाँ से मैं चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज जब मैं 12th में था तो मैंने एक बार एक रफ डायग्राम बनाया था, और उस टाइम पे हमारे एक सर थे, शर्मा सर नाम था उनका। तो मैंने डायग्राम जैसे बनाया तो उन्होंने बोला राहुल जेवानी ये क्या बनाए। मैंने बोला सर एक रफ डायग्राम है। तो उन्होंने बोला राहुल जेवानी फ़र्क होता है रफ में और रॉन्ग में, ये जो तुमने बनाया है ये रॉन्ग है। तो उसी तरीके से वही सीखें आगे लेकर चल के। अगर यहाँ पर मैं आपको डायफ्रैक्शन इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा तो वो आपके दिमाग में रॉन्ग कॉन्सेप्ट बैठेगा, बिकॉज डायफ्रैक्शन एक गहरा टॉपिक है। रॉन्ग बताने मतलब वो रॉन्ग लगेगा, अपीयर ऐसे होगा कि रॉन्ग है। कैसे यहाँ पर सोर्स एक ही रखा है हमने, बट अपीयर कैसे हो रहा है कि 2 सोर्सेस हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पर आपको अगर 1 शॉट सिखाने की कोशिश करूंगा तो आपको अपीयर कुछ अलग कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि डायफ्रैक्शन गहरा टॉपिक है। तो डायफ्रैक्शन की यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मूलाज ही कवर करूंगा। ओके, सो डायफ्रैक्शन की फेमस फॉर्मूला है a sin थीटा इज इक्वल्स टू दी n लैम्डा। डायफ्रैक्शन होता क्या है, डायफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट एट एजेस, यानी कि अभी जैसे यहाँ पर मेरे सामने पेन है
तो एक्चुअली मेरे सामने ऑब्स्टेकल है बट मुझे सब कुछ नजर आ रहा है इधर का। तो क्यों? क्योंकि लाइट पेन पे टच होके बेंड होके मेरे आंखों में जा रही है। इसी को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। ठीक है, और डायफ्रैक्शन कैसा दिखता है? डायफ्रैक्शन ऐसा दिखता है रियल लाइफ में। इंटरफेरेंस कैसे दिखता था? बैंड्स दिखती थी ना। डायफ्रैक्शन वैसा नहीं है, डायफ्रैक्शन कुछ ऐसा दिखता है, बैंड्स नहीं दिखती हैं यहाँ पर। ओके, बीच में एक सेंट्रल स्पॉट दिखता है बहुत ब्राइट, फिर धीरे धीरे ऐसे लाइट स्पॉट दिखते हैं। देखो मैंने एक्सपेरिमेंट करा है डायफ्रैक्शन का। मेरी जो भी चीजें हैं फिजिक्स की, आपको मेरी वीडियोस में एक्सपेरिमेंट मिलेगा ही। यहाँ आज डाला होगा या 2 साल पहले, इंटरफेरेंस 2 साल पहले डाला था 2018 में, डायफ्रैक्शन अभी डाला है देखो 2021 में। ओके, सो ये देखो ये है डायफ्रैक्शन। देखो बीच की स्पॉट एकदम ब्राइट, फिर बहुत लाइट, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा और लाइट, फिर इधर थोड़ा और लाइट, ऐसे होते जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन पैटर्न। और यहाँ पर होता क्या है कि लाइट एक्चुअली अगर यहाँ से निकली, ये ऑब्स्टेकल है समझो, ये समझो मेरी पेन है, तो लाइट यहाँ पर जानी चाहिए या फिर यहाँ पर जानी चाहिए, राइट। बीच का रीजन में लाइट नहीं होनी चाहिए बट बीच के रीजन में भी लाइट मिलती है। तो वही हमें बताता है कि लाइट हमारी एजेस से बेंड हो जाती है। ओके, ये फॉर्मूला है ए साइन थीटा। ए साइन थीटा क्यों? बिकॉज यहाँ पर 2 सोर्सेस नहीं है डायफ्रैक्शन में, तो एक ही विड्थ है। उधर देखो 2 सोर्सेस थे, डी S1 S2, तो ये है हमारी एक ही विड्थ, जो भी हमारी स्लिट की विड्थ है। ये है कितने एंगल पे वेव आई? n है ऑर्डर, लैम्डा है लैम्डा। ओके, लैम्डा है वेवलेंथ, बताता हूँ डिटेल में। ओके, सो डायफ्रैक्शन ये है। डायफ्रैक्शन को इस डायग्राम से हम संबोधित करते हैं। बेसिकली अगर देखो बीच का जो हमारा पीक है ये, ओके, एकदम ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट को हम कैसे दिखा सकते हैं? एकदम बड़ा वेव। फिर क्या है? देखो बीच में खाल है तो इसको भी 0 कर दो। फिर क्या है? एक और स्पॉट, तो एक और स्पॉट यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। फिर क्या है? फिर खाल है तो एक गायब कर दो, फिर से एक थोड़ा और, एंड फाइनली ऐसे, और सेम चीजें लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो दिस इज डायफ्रैक्शन पैटर्न, और ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिक वे में। सो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। चीजों को याद रखो, ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या है? फर्स्ट मिनिमा। ये क्या है? सेकेंड मिनिमा। ये क्या है? प्राइमरी मैक्सिमा, सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा। क्योंकि देखो मैक्सिमम है ये, बट कौन सा है? सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो ये है। ओके, इस तरीके से इनका खुद का नामकरण है। एंड फाइनली यहाँ पर सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम के लिए sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, जो आपको इसकी विड्थ फाइंड करनी है अगर, तो यहाँ के लिए फॉर्मूला है 2 लैम्डा d बाय a। वहां पर कौन सी फॉर्मूला थी? x इज इक्वल टू लैम्डा d बाय d। तो वहां पर जो स्लिट विड्थ थी, 2 स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर वो एक ही स्लिट की खुद की विड्थ है। ओके, सो ये a है, ये d है, लैम्डा डी वैसे ही यहाँ पर सिर्फ वो 2 टाइम। और सेकेंडरी मैक्सिमम मतलब ये जो पहला आया, ये फर्स्ट वन, सेकेंडरी मैक्सिमम। ओके, उसके बाद 2 मेथड्स हैं। अगर आपकी रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन का मेथड यूज करना है। इन्फिनिटी से आ रही है तो इसी वीडियो में 4 बार बता चुका हूँ, प्लेन वेव फ्रंट होगा। प्लेन वेव फ्रंट है तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लेके उनको कन्वर्ज कराना पड़ेगा। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में डिस्टेंस कम ही रहता है तो आप स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, फर्क क्या होता है इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में? यहाँ पर देखो इंटेंसिटी कम हो रही है, देख रहे हो, बीच वाले की ज्यादा है, कम हो गई, देख रहे हो, कम हो गई, कम होते जा रही है। डिस्टेंस भी फर्क होता है, डिस्टेंस में भी फर्क होता है, जबकि इंटरफेरेंस में सब कुछ सेम रहता है, सब सेम रहता है, फ्रिंज की विड्थ सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। बात करें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर की, तो अगर आपका जो मिनिमम सेपरेशन है, 2 ऑब्जेक्ट्स जो आपने रखे हैं माइक्रोस्कोप में, अगर वो खुद लाइट छोड़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगी। अगर आप उनको लाइट दे रहे हो, जो यूजुअली देते हैं हम, देखो माइक्रोस्कोप के नीचे मिरर होता है, वो मिरर से लाइट लग के वहां पर आती है, तो अगर आप खुद लाइट दे रहे हो तो ये फॉर्मूला लगेगी। और यूजुअली हमेशा ही उसके अंदर ऑयल होता है क्योंकि मीडियम चेंज करने के लिए, सो यूजुअली ये हम यूज करते हैं। तो फाइनल ये फॉर्मूला आपको याद करनी है, ना ये याद करनी है, ना ये याद करनी। याद क्या करना है? ये याद करना है। यहाँ पर सारांश बता रहा हूँ, थियरी बहुत, कितना पूरा चैप्टर ही लग रहा है कवर हो रहा है। रिजॉल्विंग पावर होता है 1 सेपरेशन, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। बात करें टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप में सिंपल है A/1.22 लैम्डा। ओके, कुछ भी ऐसे टर्म्स कंडीशंस नहीं है। इसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स हमारा खत्म होता है। मुझे पता है मैं फास्ट गया हूँ बहुत, बट 1 शॉट है यार, ये डिटेल है, ये मैं ऑफलाइन क्लासेस में 24 आवर्स लेता हूँ ये कराने में, 24 आवर्स।
मतलब उसके बाद बच्चे को नींद से भी उठाओ ना, वो सब बताता है एकदम डेरिवेशन के साथ। तो मैं समझ सकता हूँ कंप्रेस करेंगे तो आखिर तो क्वालिटी कुछ तो फर्क पड़ेगा, बट ठीक है। एनीवेज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। एक चैप्टर नहीं है, सारी की सारी ऐसी प्लेलिस्ट हैं, सारी की सारी ऐसी वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और भी कुछ प्लेलिस्ट लॉन्च होने वाली है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।